डियर स्टूडेंट, आप सभी के हिस्ट्री कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरु चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले चिट्ठा को हम इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है इसके बारे में हम आज जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में चिट्ठा बनाना है, किस प्रकार से बनाना है इसके बारे में हमने पिछला वीडियो बनाया है, उसमें आप देख लीजिएगा कि चिट्ठे को किस प्रकार से तैयार किया जाता है। उसके कुछ रूल्स हैं, एक होता है स्थायी क्रम होता है और दूसरा होता है तरलता क्रम। तो दो प्रकार के क्रम में जो है चिट्ठा को तैयार किया जाता है। स्थायी का क्रम क्या होता है, तरलता क्रम क्या होता है, चलिए आपको हम बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे संपत्तियों एवं दायित्वों का क्रमांकन एवं क्रम बंधन। तो कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी का चिट्ठा एक निश्चित प्रारूप में तैयार किया जाना अनिवार्य है, किंतु एकाकी व्यापार तथा साझेदारी व्यापार के लिए इस तरह की कोई वैधानिक अनिवार्यता नहीं है। अतः ये संस्थाएं अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुरूप जो है चिट्ठे को जिस तरह चाहे बना सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि कंपनी के लिए जो है अनिवार्यता है, ठीक है, तैयार किया जाना निश्चित प्रारूप में। लेकिन जो साझेदारी व्यापार है इसके लिए कोई वैधानिक अनिवार्यता नहीं है, एकाकी व्यापार और साझेदारी व्यापार के लिए। ठीक, तो क्रमांकन या क्रम बंधन का आशय यहाँ पे लिखा हुआ है कि चिट्ठे में संपत्तियों तथा दायित्वों को क्रम से लिखना ही क्रमांकन या क्रम बंधन कहा जाता है। और ये क्रम बंधन दो प्रकार के होते हैं, एक तो तरलता या द्रवता क्रम और दूसरा होता है स्थायी क्रम। तो तरलता क्रम क्या है और स्थायी क्रम क्या है, इसको हम इस चिट्ठे के प्रारूप के माध्यम से जानेंगे। तरलता क्रम में क्या होता है, देखिए, तरलता या द्रवता क्रम में इस क्रम के अनुसार चिट्ठे में सर्वप्रथम उन संपत्तियों को लिखा जाता है जिन्हें शीघ्र ही नगद राशि में परिवर्तित किया जा सके। आपको बस ध्यान में यह रखना है कि तरलता का मतलब तरल अवस्था। तरल अवस्था मतलब जिसको मुद्रा में जल्दी कन्वर्ट किया जा सके। कौन से ऐसे चीज़ हैं जिसको आप जो है मुद्रा में कन्वर्ट कर सकती है या उसको बेचने से हमको मुद्रा शीघ्र प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार की चीज़ों को हम तरलता क्रम के आधार पर रखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि शीघ्र ही नगद राशि में परिवर्तित किया जा सके। ऐसी संपत्तियों को लिखा जाता है जिन्हें शीघ्र ही नगद राशि के रूप में जो है क्या किया जा सके, परिवर्तित किया जा सके। और इसी क्रम में अन्य संपत्तियों को लिखा जाता है। इस तरह दायित्वों के क्रम को निर्धारित करते समय जिनका भुगतान शीघ्र किया जाना है, जिनका भुगतान शीघ्र मतलब पहले करना है उनको पहले लिखेंगे, और जिनका भुगतान बाद में करना है, लेट से भी करना है, उसको लेट में लिखेंगे, मतलब नीचे लिखते जाएंगे। ठीक है, उन्हें पहले तथा इसी क्रम में अन्य दायित्वों को भी प्रदर्शित किया जाता है। तरलता क्रम में चिट्ठे का प्रारूप निम्नानुसार। अब देखिए तरलता क्रम का प्रारूप देख लीजिए। चिट्ठा खाली स्थान दिनांक को, इसमें दिनांक लिखेंगे, जिस तारीख को बनाएंगे 31 मार्च को बनाएंगे तो 31 मार्च सन इतना इतना। अब यहाँ पर दायित्व और राशि, संपत्तियां, राशि। दायित्व जो है हमारे कौन सा पक्ष में आ रहा है, देखिए दायित्व जो है हमारे विकलन पक्ष मतलब डेबिट पक्ष में, जिधर डेबिट लिखते थे हम उसी पक्ष में दायित्व को लिखना है। ठीक है, और इधर संपत्तियां जो क्रेडिट पक्ष की ओर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अधिकोष अधिविकर्ष मतलब है बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से जो भी आपने आहरण किया है, बैंक जो ओवरड्राफ्ट की सुविधा देती है। मतलब राशि आपके खाते में राशि नहीं होने पर भी आप बैंक से राशि निकाल सकते हैं। ये सुविधा जो है ओवरड्राफ्ट की सुविधा कहलाती है। ये सुविधा का भुगतान हमको जल्दी शीघ्र ही करना पड़ता है, 30 दिन 20 दिन के अंदर। और उसके बाद देय विपत्र भी एक प्रकार का क्या है, दायित्व है। फिर विविध उत्तोलन मतलब लेनदार जो भी रहेंगे माल के लिए, ऋण के लिए, व्ययों के लिए, यहाँ पे अग्रिम प्राप्त आय, संचित निधि, पूंजी, इस प्रकार से हमको जो है सबको जमाते जाना है। उसी प्रकार यहाँ पर हाथ में जो रोकड़ है, हाथ में रोकड़ तो रोकड़ ही है, तो उसको और मुद्रा में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है ना। उसके बाद देखो अधिकोष रोकड़ मतलब कैश एट बैंक, बैंक में जो रोकड़ है उसको निकालेंगे, तो वो भी एक क्या है, एक मुद्रा है, उसको हम जो है और अलग से मुद्रा में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, उसके बाद अधिकोष नीचे मतलब बैंक में जो भी डिपॉजिट है आपका, फिक्स डिपॉजिट हो चाहे कैसा भी मतलब बैंक की जमाएं हैं। और उसके बाद है विनियोग, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है। फिर प्राप्य पत्र, फिर विविध देनदार, अंतिम स्कंद, स्टोर्स, उपस्कर, स्वाधिकार और पशुधन। तो इस प्रकार से जो है आप ये क्रम जो है आप देख रहे हैं, इसी क्रम के अनुसार ये तरलता क्रम है। इधर पूंजी में शुद्ध लाभ को जोड़ा है और हानि को घटाएंगे, और आहरण होगा तो उसको घटाएंगे। ठीक है, और इधर है संपत्ति पक्ष में विविध उपकरण, संयंत्र,
वाहन, पट्टाधृत संपत्ति। देखिए ये इधर आते जाएंगे तो जो ऐसे मतलब संपत्तियां आती जा रही है जिसको बेचना सरल नहीं है, मुद्रा में कन्वर्ट करना आसान नहीं है, राशि में कन्वर्ट नहीं कर सकते जल्दी से। जैसे भूमि और भवन, तो कोई भी भूमि या भवन को बेचता है तो तुरंत बिकता नहीं है, उसके लिए समय लगता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कोई भी जमीन है या भवन है उसको बेचने के लिए। ठीक है, ख्याति, उपार्जित आय, पूर्वदत्त ब्याज, ये सारे क्या है हमारे संपत्ति पक्ष में आएंगे। ठीक, और होता है स्थायी क्रम या स्थिर क्रम। इस क्रम के अनुसार चिट्ठे में सर्वप्रथम उन संपत्तियों को लिखा जाता है जो स्थायी हैं तथा इसके बाद उन संपत्तियों को लिखा जाता है जो कम स्थायी हैं। मतलब स्थिर संपत्तियों को लिखेंगे स्थायी क्रम में सबसे पहले और उसके बाद कम स्थायी संपत्तियों को लिखते जाएंगे। इसी प्रकार दायित्व पक्ष में सर्वप्रथम उन दायित्वों को सबसे पहले लिखा जाता है जिसका भुगतान सबसे अंत में करना है। स्थिर क्रम में हम जब बनाएंगे तो स्थायी क्रम में जो है हम उन दायित्वों को दायित्व पक्ष में लिखेंगे जिनका भुगतान लास्ट में करेंगे, अंतिम में करेंगे, और जिनका भुगतान शीघ्र करना रहेगा उसको नीचे तरफ अंत में लिखेंगे। जबकि हम तरलता क्रम में क्या करते थे, तरलता क्रम में हम उन संपत्तियों को सबसे पहले लिखते थे जिनका भुगतान पहले करना है, और उन संपत्तियों को लास्ट में लिखते थे जिनका भुगतान हमको लास्ट में करना है। ठीक है, अंतिम में करना है। और संपत्तियों में भी उसी प्रकार करते थे तरलता क्रम में कि जिन संपत्तियों से हमको रोकड़ शीघ्र प्राप्त हो उन संपत्तियों को पहले ऊपर की ओर लिखते थे, फिर जिनसे जो है रुपये में कन्वर्ट करना आसान नहीं है, कठिन है, उनको जो है नीचे की ओर लिखते थे। ठीक, तो यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा रहेगा स्थायी क्रम में। ठीक है, स्थायी क्रम में उल्टा रहेगा, क्या रहेगा कि जो कम स्थायी संपत्ति है उनको नीचे लिखेंगे और पूरे स्थायी संपत्ति को हम ऊपर की। जैसे कम स्थायी संपत्ति ये ख्याति है, भूमि भवन है, आत्मधृत संपत्ति। आत्मधृत संपत्ति का मतलब होता है अपना स्वयं का जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, और ये लिखा ओवन होल्ड प्रॉपर्टीज। और पट्टाधृत संपत्ति मतलब लीज होल्ड, आपने किराए पर ये पट्टा पर लिया हुआ है वो संपत्ति। वाहन, संयंत्र, उपस्कर, विविध उपकरण, पशुधन, कस्वाधिकार, अंतिम स्कंद, स्टोर, विविध अधिमरण, प्राप्य पत्र, पूर्वदत्त आय, विनियोग, अधिकोष, निक्षेप मतलब बैंक में जो पैसा जमा है, अधिकोष, कैश एट बैंक है ना, बैंक में डिपॉजिट पैसा, हस्तस्थ रोकड़ मतलब हाथ में रोकड़। जबकि हमने तरलता क्रम में देखा था कि हस्तस्थ रोकड़ ऊपर में था। यहाँ पर देखिए तरलता क्रम में हम कहाँ पर देखे थे इसको, हस्तस्थ रोकड़ को सबसे फर्स्ट में देखे थे, लेकिन ये स्थायी क्रम में क्या हो जाता है, ये सबसे नीचे आ जाता है, सबसे नीचे। ये देखिए अधिविकर्ष भी यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये अधिविकर्ष जो है उसमें सबसे ऊपर था, जबकि यहाँ पे स्थायी क्रम में नीचे हो गया। ये दो क्रम हैं चिट्ठे के, इन दोनों क्रम के आधार पर हमको जो है क्वेश्चन को हल करते जाना है। अगर स्थायी क्रम और तरलता क्रम न भी आए तो भी आप देखेंगे कि अधिकांश क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें स्थायी क्रम या तरलता क्रम में बनाइए करके पूछता नहीं है। आप कोई से भी क्रम में बनाइए, और नहीं बनता है तो आप स्थायी और तरलता क्रम दोनों मिक्स करके भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं तो भी आपको नंबर मिलेगा। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आगे के इसके क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी से 31 मार्च 2000 को चिट्ठा तैयार कीजिए। अब इसमें चिट्ठा तैयार करने के लिए बोल रहा है, तो इसमें सबसे पहले हमको देखना है, चिट्ठा को इंग्लिश में बैलेंस शीट बोलते हैं ना। पूंजी मतलब कैपिटल कितना दिया है, 60,000। लेनदार दिया है क्रेडिटर मतलब 5,000। देय बिल्स पेबल है 900 रुपये। भवन दिया है 20,000। मशीनरी दिया है 18,000 और देनदार है 19,000। प्राप्य विपत्र मतलब बिल्स रिसेबल 5,000। हस्तस्थ रोकड़ दिया है 6,000। फर्नीचर दिया है 1,000। बैंक अधिविकर्ष दिया है 15,000। शुद्ध लाभ दिया है 13,100। अंतिम स्कंद दिया है 25,000। अब इन सब से हमको क्या करना है, चिट्ठा तैयार करना है। ठीक है, तो चिट्ठे का आपको प्रारूप को ध्यान में रखना है और प्रारूप को ध्यान में रख करके इन सब चीज़ों को बनाना है। यहाँ पर यह नहीं बोला है कि इसको तरलता क्रम में बनाइए या स्थायी क्रम में बनाइए। ठीक है, लेकिन आप अपने हिसाब से तरलता क्रम या स्थायी क्रम में बना सकते हैं, जहाँ तक कोशिश कीजिए बन जाएगा। नहीं बनेगा तो आप जो है तरलता स्थायी क्रम को मिक्स करके भी बना देंगे तो भी आपका आंसर सही आना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ क्रम नहीं बोला है तो आप अपने हिसाब से पूंजी को किधर लिखना है, लेनदार को किधर लिखना है, आप इन चीज़ों को आपको जानना है। उस जानने के बाद आप जो है इसका वर्गीकरण कर दीजिए कि पूंजी किधर जाएगा, ठीक है, लेनदार किधर जाएगा, देय बिल किधर लिखना है, भवन किधर लिखना है। ठीक, उन सबको आप जानते रहेंगे तो आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए
जैसे पूंजी, हम यहाँ पर देखिए स्थायी क्रम को लेकर के अगर बना रहे हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पे पूंजी। क्या लिखेंगे? पूंजी। पूंजी में हम पहले ही बता चुके हैं कि पूंजी है और उसमें जो है दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। पूंजी में या तो शुद्ध लाभ होगा या शुद्ध हानि होगी। जब चिट्ठा बनाएंगे तो आपको शुद्ध लाभ मिलेगा या शुद्ध हानि मिलेगी, और मिलेगा आहरण। तो शुद्ध लाभ रहेगा तो पूंजी में जोड़ना है हमको, और शुद्ध हानि रहेगी तो पूंजी में से घटाना है। ठीक है, शुद्ध हानि, यहाँ पर शुद्ध लाभ इसलिए चिट्ठा पूंजी में क्या किए, प्लस किए, लेकिन यहीं पर शुद्ध हानि होता तो हम इसको माइनस करते पूंजी में से। और आहरण है, आहरण भी रहता है तो आहरण को भी हम क्या करते हैं, माइनस करते जाते हैं। ठीक, अब एक एक क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आप आराम से वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा, और जितने भी वीडियो अब इसके बाद डलेंगे प्लेलिस्ट में आप जा करके देखेंगे, उन सब वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो है स्थायी क्रम के अनुसार चिट्ठा बनाया है। तो स्थायी क्रम में देखिए, स्थायी क्रम को हम लेकर चलते हैं। सबसे पहले लिखा है पूंजी, तो पूंजी में हम यहाँ पर पूंजी लिख दिए। अब इसमें जोड़ा लिखा है, जोड़ा क्या, शुद्ध लाभ। तो शुद्ध लाभ क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो क्वेश्चन में दिया है शुद्ध लाभ। क्वेश्चन में कहाँ पर दिया है, ये देखिए, क्वेश्चन में शुद्ध लाभ हमको दिया हुआ है। ये शुद्ध लाभ दिया कितना, 13,100 रुपये दिया है। तो हम जो है शुद्ध लाभ को जोड़ देंगे और घटाया शुद्ध हानि। अगर शुद्ध लाभ नहीं दिया रहेगा तो शुद्ध हानि दिया रहेगा। तीसरा चीज़ ये है आहरण। आहरण भी प्रश्न में दिया रहता है, तो आहरण को देख लेना है आपको, आहरण दिया है कि नहीं, और आहरण दिया है तो उसको घटाना है। यहाँ पर देखिए लेस लिखा है तो घटाना है। तो पूंजी में शुद्ध लाभ होगा तो जोड़ेंगे, और आहरण रहेगा तो उसको घटाएंगे। शुद्ध हानि होगी तो घटाएंगे, और आहरण भी रहेगा तो घटाएंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। ठीक, और इधर जो है ख्याति, भूमि, भवन, आत्मधृत क्या बोलते हैं, संपत्ति, मतलब जैसा जैसा उस सीक्वेंस के आधार पे आपको, एकदम से ऐसा नहीं है कि इसी सीक्वेंस एकदम से याद रखना, ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ा आप जो है इसको ध्यान में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी बनेगा। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूंजी हो गया, पूंजी को कहाँ लिखना है समझ में आ गया। पूंजी जो है हमको दायित्व पक्ष में लिखना है, और इसमें जो है हमको शुद्ध लाभ को जोड़ देना है। ठीक हो गया, और यहाँ पे आहरण नहीं दिया है तो इसलिए हम जो है उसको घटाएंगे नहीं। दूसरा लेनदार लिखा है, क्या लिखा है, लेनदार। ये लिखा है देय बिल, देय बिल भी हमारा, और लेनदार भी इसी में आएगा। ठीक, तो पूंजी हो गया, लेनदार भी इसी में लिखे हैं हम। एक मिनट रुकिए, ये देखिए लेनदार 5,000, देय बिल, अधिविकर्ष। ठीक, इन तीनों चीज़ों को हमने यहाँ पे शामिल कर दिया। ठीक है, पूंजी, पूंजी में शुद्ध लाभ, लेनदार, देय बिल और बैंक अधिविकर्ष, ये हो गया। अब भवन, भवन की ओर देखें तो जितने भी स्थायी संपत्ति, भवन, मशीनरी, देनदार, प्राप्य बिल, सबको लिख देंगे और उनकी राशि को लिख देंगे। ठीक, तो ये पूंजी देख लिए। पूंजी के बाद हम आगे बढ़ते हैं, पूंजी हो गया हमारा। पूंजी के बाद लेनदार, लेनदार भी लिख लिए, देय बिल भी लिख लिए, और देय बिल के बाद जो है भवन, भवन जो है हमारे संपत्ति पक्ष में जाएगा, मशीनरी संपत्ति पक्ष में जाएगा, देनदार संपत्ति पक्ष में जाएगा, प्राप्य विपत्र संपत्ति पक्ष में जाएगा, हस्ताक्षर रोकड़ संपत्ति पक्ष में जाएगा, फर्नीचर भी हमारा संपत्ति पक्ष में जाएगा। ठीक है, बैंक अधिविकर्ष जो है हमारा ये दायित्व पक्ष में जाएगा। शुद्ध लाभ को पूंजी में जोड़ दिए। ठीक, अंतिम स्कंद को हम लिख देंगे संपत्ति पक्ष की ओर। अब ये हमारा जो है इस प्रकार से लिख करके हमारा चिट्ठा क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, इस चिट्ठे को तैयार कर लिया। अब इस चिट्ठे को तैयार करके हम जो है चिट्ठे को तैयार कर लिए हैं। अब ये चिट्ठा हमारा क्या हो गया, दोनों पक्ष इसमें क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब चिट्ठे बनाएंगे तो आपका जो दोनों पक्ष रहेगा वो हमेशा बराबर आएगा, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। ये जैसे हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है, इसका एक मिनट, ये देखिए 94,000 और ये 94,000 आ गया। तो ये 13 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 14 नंबर के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर देखिए
निम्नलिखित संपत्तियों और दायित्वों से 31 मार्च 2000 को चिट्ठा बनाइए। अब 31 मार्च 2000 को चिट्ठा बनाएंगे तो चिट्ठा लिख देंगे 31 मार्च सन 2000 को करके लिख देंगे, ठीक है। अब हस्ताक्षरोकड़ कहाँ पर जाएगा इसको बस याद रखना, हस्ताक्षरोकड़ हमारा संपत्ति में जाएगा, ठीक। यंत्र संपत्ति पक्ष में जाएगा क्योंकि ये यंत्र जो है संपत्ति है। भवन संपत्ति पक्ष में जाएगा। लेनदार ये दायित्व पक्ष में जाएगा। ऐसे आपको याद रखना है कौन संपत्ति पक्ष में जाएगा और कौन दायित्व पक्ष में। जैसे चिड़िया उड़ हाथी उड़ करते हो तो आपको जानते हो कि जो उड़ता है उसको हम उड़ उड़ करते हैं, जिसको जो नहीं उड़ता उसके लिए हम हाथ को नीचे रखे रहते हैं। वैसे इसमें भी चिड़िया उड़ करना है आपको। हस्ताक्षरोकड़ ये क्या है, संपत्ति है। यंत्र संपत्ति है। भवन संपत्ति है। लेनदार दायित्व है। बैंक ऋण दायित्व है। प्राप्य पत्र संपत्ति है। आहरण को हम कहाँ लिखेंगे, तो जो पूंजी जो दिया है उसी में पूंजी में माइनस करेंगे, ठीक। देनदार संपत्ति है। देय पत्र दायित्व है। पूंजी ये पूंजी जो है दायित्व में जाएगा और आहरण को इसमें माइनस करेंगे और शुद्ध लाभ को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले पूंजी लिखेंगे, पूंजी में शुद्ध लाभ को जोड़ेंगे और आहरण को फिर माइनस करेंगे। उपस्कर मतलब होता है फर्नीचर। फर्नीचर भी क्या है, संपत्ति है। शुद्ध लाभ हो गया इसका काम। अंतिम स्कंद जो है एक प्रकार संपत्ति है, ठीक है। तो संपत्ति पक्ष में इसको लिखेंगे, ठीक। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे 13 नंबर के बाद 14 नंबर देखिए, पूंजी लिखे, पूंजी में शुद्ध लाभ को जोड़ दिए जैसा बताया था। यहाँ पर पूंजी में शुद्ध लाभ, पूंजी 37,500 और शुद्ध लाभ 8,000, तो इसको जोड़ दिए और आहरण को माइनस करें 12,050 रुपये। तो आहरण को हमने माइनस कर दिया तो आ गया 44,250 रुपये आ गया, ठीक है। अब जितने दायित्व हैं, दायित्व में देखिए एक है लेनदार। लेनदार के बाद यहाँ पर देखेंगे तो लेनदार देय पत्र के बाद अगर इधर देखेंगे तो ये यंत्र भवन लेनदार हो गया, बैंक ऋण हो गया। बैंक ऋण और देय पत्र ये 3 ठो है, लेनदार बैंक ऋण और देय पत्र। तो हमने लेनदार बैंक ऋण और देय पत्र लिख दिया, ठीक। अब इधर जाते हैं तो इधर हम लिखेंगे। अब ये जो है तरलता क्रम है कि स्थायी क्रम में आप किसी भी क्रम से बना सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो हस्ताक्षरोकड़ जैसे यहाँ पे हस्ताक्षरोकड़ दिया है तो हम इसको लिख दिए कौन से क्रम में, संपत्ति पक्ष में लिखे। संपत्ति पक्ष का इसलिए। अब यंत्र दिया है तो यंत्र भी लिख सकते हैं यहाँ पे यंत्र, ठीक है। यंत्र को हम मशीनरी के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। 9,625 तो यंत्र लिख सकते हो या फिर मशीनरी भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक। और उसके बाद भवन है। भवन के बाद यहाँ पर ये तो लिखा गया है, ये भी लिखा गया है। भवन फिर प्राप्य पत्र, तो हमने ये भवन फिर प्राप्य पत्र फिर देनदार जो दिया है उसको सबको उतारना है। देनदार के बाद यहाँ पर उपस्कर के बाद अंतिम स्कंद। तो देनदार उपस्कर मतलब फर्नीचर होता है और अंतिम स्कंद, ये सबको हमने जैसा उसमें है वैसे ही हमने लिख दिया, कोई सीक्वेंस यहाँ पर फॉलो नहीं किया, ठीक है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि तरलता क्रम और दायित्व क्या बोलते हैं स्थायी क्रम में ही बनाना है। अगर प्रश्न में नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से बनवा दीजिए। मैं तो अपनी भाषा में बोलता हूँ उसको सरपटवा क्रम, ठीक है। तो ये सरपटवा क्रम में भी बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ये मेरी भाषा है, सरपटवा मतलब सबको एक साथ मिला करके आप बना दो तो भी ये सही है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हस्ताक्षरोकड़, मशीनरी, भवन, प्राप्य पत्र, देनदार, फर्नीचर, अंतिम स्कंद, यहाँ पर से हमने लिया ये हस्ताक्षरोकड़, भवन, क्या बोलते हैं यंत्र, प्राप्य पत्र, ये देनदार, ठीक है, उपस्कर, अंतिम स्कंद, ये सब को उसी क्रम में ले लिए। उसी क्रम में लेके हम सीधा संपत्ति पक्ष में लिख दिए। अब हम दोनों का योग लगा देंगे, इधर का भी और इधर का भी। तो दायित्व पक्ष का योग और संपत्ति पक्ष का योग जब योग लगाएंगे तो 51,750 रुपये आएगा, ठीक। तो ऐसे बनाना है आपको क्वेश्चन नंबर 14 को। आप क्वेश्चन नंबर हम 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, निम्नलिखित श्री अजय कुमार की संपत्तियां और दायित्व हैं, इसे तरलता के अनुसार चिट्ठा बनाइए। अब यहाँ पर बोला है कि तरलता क्रम में बनाना है, तो ऐसा जब बोला है तो आपको इस क्रम में बनाना पड़ेगा, ठीक। प्रश्न में कुछ नहीं दिया तो अपने हिसाब से बना दीजिए, चल जाएगा। यहाँ पर अलग अलग दे दिया है संपत्तियां और दायित्व। संपत्ति में देखिए व्यापारिक भवन, मशीनरी एवं संयंत्र एवं मशीनरी,
देनदार, अंतिम रहतिया, फर्नीचर और आहरण 191। लेकिन इस आहरण का उपयोग यहाँ संपत्ति पक्ष में नहीं लिखेंगे, इस आहरण को हम इस पूंजी में से माइनस करेंगे। ठीक, आहरण को पूंजी में से माइनस करेंगे और अगर शुद्ध लाभ दिया है तो शुद्ध लाभ को जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए दायित्व पक्ष में लिखा है शुद्ध लाभ लिखा है, तो पूंजी में शुद्ध लाभ जुड़ेगा और आहरण को माइनस करेंगे। फिर ऋण है, ऋण के बाद लेनदार है। अब देखिए 14 के बाद 15 नंबर को देखते हैं। 15 नंबर में देखिए दायित्व और संपत्ति दो पक्ष हो गए। सबसे पहले अब तरलता क्रम बोला है, तो तरलता क्रम में हम देखेंगे कि तरलता क्रम क्या होता है। तो तरलता क्रम में हम देखते हैं कि किसको रुपये, संपत्ति पक्ष की ओर देखेंगे तो हम किसको रुपये में जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको हम जो है पहले लिखते हैं। और दायित्व में किस दायित्व का भुगतान हमको जल्दी करना है उस दायित्व को पहले लिखते हैं। फिर बाद में जिनको भुगतान लेट में करना है उनको बाद में लिखा जाता है। तो उसी क्रम में हमको जमाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ऋण लिखा है, तो ऋण को भुगतान करना है। फिर उसके बाद लेनदार है, ठीक है। फिर आएगा पूंजी, तो ऋण, लेनदार और पूंजी। ठीक, तो यहाँ पर ऋण, लेनदार और पूंजी हो गया। ऋण 500 रुपये था, लेनदार 1250 रुपये, पूंजी है 15,250। इसमें शुद्ध लाभ जो था हमारा ये 1811 है ना, 1811 रुपया। इसको हमने जोड़ दिया और जोड़ने के बाद इसका योग लगाएंगे। योग लगाने के बाद आहरण को क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे। तो जो भी मतलब 17,061 रुपये में घटाएंगे 191 को, तो जो आया ये 16,870 रुपये आया। ठीक, अब इन सब का योग लगा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, इतना ही योग इस पक्ष का इनका सबका जोड़ लगाएंगे और तो होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो आपका चिट्ठा में कहीं ना कहीं आप मध्य को इधर से उधर कर दिए होंगे, इसलिए नहीं आएगा। अब संपत्ति पक्ष की ओर देखते हैं। तो संपत्ति पक्ष में किसको रुपये में जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले अगर पैसा देगा तो वो है देनदार। ठीक, या अंतिम स्कंद को भी आप लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले पैसे के रूप में अगर कन्वर्ट होगा तो वो देनदार। देनदार के बाद अंतिम रहतिया, अंतिम रहतिया के बाद संयंत्र मशीनरी होगा और देनदार, अंतिम रहतिया, यहाँ पे फर्नीचर दिया है। देनदार, अंतिम रहतिया, फर्नीचर, संयंत्र मशीनरी, फिर भवन। ठीक है, इस क्रम में आपको लिखना है। देनदार, अंतिम रहतिया, फर्नीचर, व्यापारिक भवन और संयंत्र मशीनरी। ये दोनों में से भवन को इधर नीचे भी लिखेंगे और संयंत्र मशीनरी को ऊपर लिखेंगे तो भी चलेगा, या इस क्रम में भी लिख देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, कुछ माइनर डिफरेंस होने पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए देनदार कितने का है, देनदार है हमारा 2200 रुपये का, 2200 रुपये का देनदार हो गया। अंतिम रहते 2400, अंतिम रहते हमारा यहाँ पे 2400 रुपये। और यहाँ पे फर्नीचर 150 का है, ये वाला देखिए। और यहाँ पर व्यापारिक भवन जो दिया हुआ है, व्यापारिक भवन को देखेंगे तो व्यापारिक भवन 10,000 का, मशीनरी 3900 रुपये का, मशीनरी 3900। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संपत्ति पक्ष की ओर। तो जितने भी दायित्व और संपत्ति दोनों पक्ष को लिख लिया। अब दोनों पक्ष को लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्ष का योग लगा लिए। योग लगाएंगे तो ये जो योग है वो दोनों पक्ष का सही आना चाहिए। अगर सही नहीं आ रहा है तो हो सकता है आप जो है दायित्व पक्ष की मद को संपत्ति पक्ष में लिख दिए होंगे और संपत्ति पक्ष के मद को दायित्व पक्ष में लिखे होंगे। आप उसको विशेष चेक कर लीजिएगा। और दूसरा चीज़, यहाँ पर अब शुद्ध लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है उसको ध्यान रखिएगा। और आहरण है तो आहरण को जो है हमको घटाना पड़ेगा। ठीक है, पूंजी में से क्या होता है, माइनस होता है। शुद्ध लाभ होगा तो जोड़ेंगे, अशुद्ध हानि होगी तो माइनस करेंगे। इन बातों को आप विशेष ध्यान रखिएगा तो आपका चिट्ठा जो है आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 जो आगे के जो प्रश्न है उन सबको बनाते जाएंगे एक एक करके। आज के इस वीडियो में बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए ताकि सब लोगों को जो है घर बैठे जो है पढ़ाई कर सके। क्योंकि सबकी आर्थिक स्थिति एक समान नहीं होती और जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो जो है खास करके जो है अपने दोस्त यारों को जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उन तक तो अवश्य शेयर करें ताकि उनको जो है घर बैठे जो है पढ़ाई का अवसर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।